औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा CMW कम्युनिटी मिडवाइफ पार्ट फर्स्ट के जो लेक्चर हैं, पेज नंबर 234 आपकी बुक का अमूर ज़चगी की अहम अद्वियात, जो आपकी ज़चगी में ऑब्स्टेटिक कहते हैं बेटा ज़चगी को, ठीक है, या डिलीवरी भी कह सकते हैं, ठीक है। उसमें जो अहम अद्वियात इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं बेटा? तो ये दवा का गिरोह है, अंग्रेज़ी नाम है, दवा का नाम है और अंग्रेज़ी नाम किस किस नाम से ये आती है। ये ऑक्सीटोसिक आमिल है, ऑक्सीटोसिन होता है इसमें। ऑक्सीटोसिन क्या करता है बेटा? माँ की बच्चादानी को सिकुड़ने में मदद करता है और दूध उतरने का ज़िम्मेदार होता है। और ये आपके दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उसका एंटीरियर लोब भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन पैदा करता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो पैदा ना हो तो बाहर से ड्रिप की सूरत में इंजेक्शन ड्रिप में डाल के लगाया जाता है। ये ऑक्सीटोटिक एजेंट है। तो ये सिंटोसिन के नाम से आता है। देखें, सिंटोसिन इंग्लिश में भी लिख दिया और उन्होंने उर्दू में भी लिख दिया है। और ऑक्सीटोसिक आमिल जो है इंग्लिश में भी लिख दिया, ऑक्सीटोसिक एजेंट, और उर्दू में भी, ताकि आपको पता हो इसका। फिर आ जाएगा ऑक्सीटोसिक एजेंट एक और भी है, मिथर्जिन। ये भी सेम वही काम करता है और मिथर्जिन है ये। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं जो खुराक के तौर पे यूज़ होता है, जो कि आपके कुछ होते हैं बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और कुछ होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं खुराक के अज्जा में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें फोलिक एसिड हो गया, आपका आयरन हो गया, विटामिन सारे हो गए। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खुराक के जो छोटे अज्जा हैं उसमें फेरस सल्फेट आ जाएगा, फोलिक एसिड होता है इसमें। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक और है, ये भी खुराक के तौर पे यूज़ होगा, फॉलिक एसिड की टैबलेट जो 5 मिलीग्राम की देते हैं। विटामिन B9 फॉलिक एसिड होता है, छोटी सी टैबलेट होती है एक डब्बी के अंदर, वो दी जाती है। फिर आ जाएगा ऑक्सीटोसिक एजेंट, ये भी ऑक्सीटोसिक एजेंट है। ऑक्सीटोसिन, मीज़ोप्रोस्टोल, ये क्या करता है? बच्चादानी को उसकेटता है और अक्सर औकात हमल को गिराने के लिए ये यूज़ किया जाता है मीज़ोप्रोस्टोल, ठीक है। ये जो टैबलेट्स होती हैं ब्रीकी वगैरह, इस टाइप की टैबलेट्स में ही आता है। फिर एंटी कन्वल्जेंट कहते हैं दौरे ख़त्म करने के लिए सुकून आवर अद्वियात जो नींद देती हैं। उसमें वैलियम है, वैलियम एक खुराक, वैलियम टैबलेट होती है 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम की। फिर आ जाएगा एंटी कन्वल्जेंट, ये भी एंटी कन्वल्जेंट है, सॉरी वो एंटी कन्वल्जेंट था, ये भी एंटी कन्वल्जेंट है, ये गलत लिख दिया उन्होंने। ये भी सुकून आवर है, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट और लोडिंग डोज हैं मैग्नीशियम सल्फेट की, ये भी सुकून आवर हैं। फिर आ जाएगा एंटीबायोटिक क्या होती हैं? बैक्टीरिया को मारने वाली। एम्पिसिलिन या एमोक्सिसिलिन हम पीछे पढ़ के आए हैं, कल वाला लेक्चर हमने सारा एंटीबायोटिक पे पढ़ा है। फिर एंटीबायोटिक फ्लेजल जिसको कहते हैं हम, फ्लेजल मेट्रोनिडाजोल, ये एंटी अमीबिक होती है, वैसे तो अमीबा को मारती है और मैदे के मसाइल को हल करती है। फिर आ जाएगा एंटी हाइपरटेंसिव, ऐसी अद्वियात जो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, उसमें एडाल्ट एसाल आ जाएगी। एंटी हाइपरटेंसिव दूसरी एक और मेडिसिन है, मिथाइल डोपा, जिसको ये भी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ होती है। एनाल्जेसिक कहते हैं दाफे दर्द अद्वियात को कम, दर्द को कम करने वाली, जिसमें पेनाडोल आ गई, वॉरन आ गई, और जो है डाइक्लोरान आ गई, ये सारी की सारी एनाल्जेसिक हैं। फिर आ जाएगी एंटी मलेरिया को ख़त्म करने के लिए जो इस्तेमाल होती है, क्लोरोक्विन कोनैन जो होती है, इसके अंदर ये 4 इंजेक्शन डाल के ड्रिप में और लगाए जाते हैं। फिर आ जाएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऊपर भी था, कैल्शियम की टैबलेट्स आ गई, ऊपर भी था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका वो ये यहाँ पे था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक तो ये कैल्शियम टैबलेट, ये दोबारा वही आ गया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यहाँ था ये वाले फेरस सल्फेट और फॉलिक एसिड था 3 और 4 नंबर पे, ठीक हो गया। और ये 14 नंबर पे भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ गए, कैल्शियम की गोलियाँ। कैल्शियम ज़रूरी होता है बेटा, क्योंकि माँ के पेट में जो बच्चा जन्म ले रहा है, नशोनुमा पा रहा है, तो उसकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। अगर कैल्शियम टैबलेट नहीं लेंगे तो अल्लाह का एक निज़ाम है, माँ की हड्डियों से कैल्शियम खींच के बच्चे को पूरा कर दिया जाता है और माँ की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिस बीमारी को हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और उससे माँ की जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वो ऐसे वाशरूम गई, खुद ब खुद गिरी और टांग टूट गई, तो इस तरीके की हड्डियाँ हो जाती हैं उसकी। तो इसलिए ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम टैबलेट देना ज़रूरी है 14 नंबर वाली, और ऊपर जो 2, 3 और 4 नंबर वाली थी वो भी देना ज़रूरी है। फिर आ जाएंगे IV मायात, IV फ्लूइड जिनको कहते हैं, रिंग लैक्टेट की वो ड्रिप होती है। फिर आ जाएगी वैक्सीन में टेटनस की वैक्सीन देते हैं, टेटनस टॉक्सॉइड, ये वही वैक्सीन है सेम जो हमें रगड़ लग जाती है और हम इंजेक्शन लगवाते हैं, तो ये वो वैक्सीन भी दी जाती है किसमें? आपके प्रेगनेंसी के दौरान। फिर आ जाएगा लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं जिसको लिग्नोकेन। अगर एपिस्टोमी करनी पड़े, जो पैदाइश का रास्ता है
बच्चे का, वहाँ उसके गिर्द जो झिल्ली होती है उसको प्रीनियम कहते हैं, वहाँ पे कट लगाया जाता है। अगर वहाँ पे सुन करना पड़े तो ये इंजेक्शन होता है लिग्नोकैन, या कहीं टाँके शाके लगाने पड़े तो वहाँ पे भी सुन करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, लिग्नोकैन। ठीक है। हेलमेंटिक्स, एंटी हेलमेंटिक्स कहते हैं पेट के कीड़ों के लिए, इसको बेंडाजोल आ जाएगा बेटा इसके अंदर। फिर एंटी इमेटिक आ जाएगी उल्टी को रोकने वाली, जिसको ग्रेविनेट और मार्जिन आ जाएगा। फीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको उल्टियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो ये एंटीमेटिक है, उल्टी रोकने वाली, ग्रेविनेट या मार्जिन। फिर कंट्रासेप्टिव आ जाएंगे, कंट्रासेप्टिव होती है माने हमल, हमल को रोकने वाली, हमल ना होने दें। ठीक है। उसमें औरल कंट्रासेप्टिव आ जाएंगी, मुंह के ज़रिए खाई जाने वाली जो अद्वियात होती हैं। वो पूरा पत्ता मिलता है 30 दिन का, उस पर लिखे भी होते हैं कि कौन सी टैबलेट किस दिन खानी, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, और तारीखें भी लिखी होती हैं। फिर कंट्रासेप्टिव एक और आ जाएंगी, इंजेक्शन या नॉर्जेस्ट है, इंजेक्शन लगवाया जाता है, ये भी माने हमल है और हमल को रोकने के लिए इंजेक्शन लगता है। ये सारी अद्वियात ऐसे लिख लेनी है मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ बेटा, और इसको याद कर लेना है इसके साथ साथ ऐसे ही। फिर आ जाएगा टोकोलिटिक, टोकोलिटिक हो जाएगी बेटा साल्ब्यूटामोल आ जाएगी। ये अगर दर्दें शुरू हो गई हैं बेटा और अभी बेटा थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ा था हमें, तो टोकोलिटिक अद्वियात ऐसी होती हैं जो बच्चा दानी में होने वाली जो दर्दें हैं वो उनको रोकती हैं। खुदा न खास्ता ऐसी दर्दें जो अभी टाइम ना आया हुआ हो बच्चे की पैदाइश का और दर्दें शुरू हो गई हैं, तो इनको साल्ब्यूटामोल दे देंगे, उससे क्या हो जाएंगी, वो दर्दें स्टॉप हो जाएंगी और बच्चा ज़ाया होने से बच जाता है। तो ये टोकोलिटिक लिख लेनी है आपने। तो बहुत सी अद्वियात हमल के दौरान तिब्बी वजूहात की बिना पर दी जा सकती हैं, इसलिए मिडवाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अद्वियात के इन ज़िमनी असरात, खुराक और गैर मुवाफिक सूरत हाल के बारे में अहम मालूमात हासिल करती रहे। इसमें आ जाएंगे बेटा पहले फॉलिक एसिड, ये जो सारी की सारी मैंने पढ़ाई हैं अद्वियात, इनका जो है अब थोड़ा थोड़ा तारुफ दिया जाएगा कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। फॉलिक एसिड मैंने बताया खून की कमी को दूर करती हैं, विटामिन B9 होती हैं ये। मिडवाइफ को चाहिए कि हर औरत को जो हामला होने का मंसूबा बना रही हो 400 मिलीग्राम फॉलिक एसिड की खुराक रोज़ाना खाने को कहे और इसका इस्तेमाल हमल के पहले 3 महीनों में जारी रखने का मशवरा दे। फ़ीटस कहते हैं बच्चे को बेटा जो माँ के पेट में नशोनुमा पा रहा है उसको फ़ीटस कहेंगे। फ़ीटस में खुलियों की अफजाइश और तकसीम के लिए फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। बहुत सी तहकीकात के बाद शवाहिद मिले हैं कि हमल से पहले फॉलिक एसिड इस्तेमाल करने से बच्चे में न्यूरल ट्यूब के नुकाइस यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हैं उनके ख़तरात कम हो जाते हैं और यह हामला औरत में एनीमिया यानी एनीमिया कहते हैं खून की कमी होने से भी रोकता है। यानी बच्चे के लिए भी फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो माँ के पेट में नशोनुमा पाएगा और औरत में भी एनीमिया यानी खून की कमी होने से बचाएगा। फिर आ जाएंगे आयरन, आयरन भी खून बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। आयरन यानी फौलाद की कमी की वजह से होने वाला एनीमिया, हम बार बार एनीमिया ही बोलेंगे बेटा, खून की कमी। अब एनीमिया जहन में ही रखना है कि बार बार मैं खून की कमी नहीं कहूँगा यहाँ पे। तो आयरन यानी फौलाद की कमी की वजह से होने वाला जो एनीमिया है पाकिस्तान में बहुत आम है, इसलिए हमारे मुल्क में अमूमन आयरन दिया जाता है। आयरन अब ये नहीं है आयरन लोहा होता है, अभी लोहा चबाना शुरू कर दें, आयरन की टैबलेट होती हैं बेटा। आयरन इस्तेमाल करने वाली औरतें कब्ज़ या काले रंग के पखानों की शिकायत कर सकती हैं, और ये अगर काले रंग के पखाने आ रहे हैं तो इसका मतलब आयरन काम कर रहा है, उससे परेशान नहीं होना आपने। मिडवाइफ को चाहिए कि इन्हें बताए कि ये असरात नुकसानदेह नहीं हैं, औरत किसी भी दूसरी किस्म का आयरन इस्तेमाल कर सकती है। अगर उसको कब्ज़ हो रही है या उसका पखाना ब्लैक आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। एंटी इमेटिक्स ऐसी अद्वियात जो उल्टी को रोकने वाली होती हैं एंटीमेटिक्स कहलाती हैं बेटा। कुछ औरतों में ख़ास तौर पर पहले 3 महीनों में मतली और कै बहुत मुश्किलात पैदा करती हैं। इन औरतों को एंटीमेटिक अद्वियात तजवीज़ की जाती हैं। इन अद्वियात के 3 गिरोह हैं। एंटी हिस्टामीन, हिस्टामीन को रोकने वाली, ये एंटी एलर्जिक भी कहलाती है बेटा। हिस्टामीन ऐसा केमिकल है जो आपके मांस सेल खारिज करते हैं और एलर्जी की वजह बनता है, जैसा कि साइक्लिज़िन। इसका आम मुज़र असर बेहोशी है, यानी नींद आती है इससे थोड़ी सी, बस और कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है। फिर आ जाएगा एंटी कोलिनर्जिक अद्वियात, जिसको कहेंगे जैसा कि प्रोक्लोरोपेराजीन, जो इन लोगों में कभी ये चेहरे और गर्दन के उज़लात का सुखड़ाव पैदा कर सकता है जो कि काबू में नहीं आता, यानी डिस्टोनिक रिएक्शन इसको कहते हैं। ठीक है। तो ये उल्टी को रोकने के लिए हैं सारी की सारी। फिर आ जाएगा एंटी डोपामिनर्जिक अद्वियात। डोपामीन बेटा आपके दिमाग में और खुशी पैदा करने वाला हार्मोन है, और इसको रोकने वाली क्या है, एंटी डोपामिनिक ड्रग्स हैं, जैसा कि मेटाक्लोप्रोमाइड है, मेटाक्लोन इंजेक्शन के नाम से आता है उल्टी रोकने वाला। तो ये भी डिस्टोनिक रिएक्शन कर सकती हैं, यानी कि इनके ये साइड इफ़ेक्ट भी बताए हुए हैं। वैसे ये तीनों अद्वियात जो हैं क्या करेंगी, आपकी उल्टियाँ को रोकेंगी, एंटी इमेटिक ड्रग्स हैं ये।
ठीक है, लेकिन इनके असरात भी दिखा रखे हैं कि इनमें चेहरे और गर्दन के उजलात सिकुड़ सकते हैं और नींद भी आ सकती है। इनमें नींद लाजमी थोड़ी बहुत होती है। फिर एंटी एसिड अद्वियात, एंटी एसिड होते हैं जो खासकर औरत बच्चे को जन्म दे रही है तो बच्चे की ग्रोथ की वजह से उसके मैदे पे जो है वो प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से उसका खाना जो है वो मैदे से होता हुआ और एसोफेगस में आता है और मैदे में तेज़ाब होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से जलन का एहसास हो सकता है। हर वक्त खट्टी डकारें और जलन रहेगी। तो ऐसी अद्वियात जो खट्टी डकारों को और एसिड को, इस जलन को ख़त्म करेंगी, वो एंटासिड अद्वियात कहलाती हैं। एंटासिड अद्वियात अल्कली हैं जो कि मैदे की तेज़ाबियत को कम करती हैं। इनका बुनियादी जुज़ कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के नमकियात हैं जो निस्बतन कम जज़ब होते हैं। ये मैदे और ख़ुराक की नाली एसोफेगस के स्तर पर तह जमाते हैं और इस तरह मैदे की तेज़ाबियत स्तर तक नहीं पहुँचती। यानी आपके जो मैदे की और ख़ुराक की नाली जो एसोफेगस है उसकी जो अंदर की पहली जिल्द है उसको अस्तर कहेंगे, तो वहाँ तक ये नहीं पहुँचेगी। चूँकि निस्बतन कम जज़ब होते हैं इसलिए हमल के दौरान इनका इस्तेमाल महफूज है, कोई मसला नहीं है, खिला सकते हैं एंटासिड। फिर आ जाएंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है बेटा? ऐसी अद्वियात जो नुकसानदेह जरासीम, बैक्टीरिया वगैरह को मारती हैं, वो एंटीबायोटिक कहलाती हैं। एंटीबायोटिक की कई गिरोह हैं जिनके अलामात और ज़िमनी मुज़र असरात मुख्तलिफ हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स हमल के दौरान महफूज हैं और कुछ नहीं हैं। इसलिए मिडवाइफ को ज़रूरी है कि हमल के दौरान एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कराते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हमल के दौरान कौन सी एंटीबायोटिक देनी है और कौन सी नहीं देनी। फिर आ जाएंगी एनाल्जेसिया या एनाल्जेसिक, दाफ़े दर्द अद्वियात जो दर्द को ख़त्म करती हैं। यहाँ साथ में आपने उर्दू में लिख भी लेना साथ साथ मेरा लेक्चर सुन के। ये अद्वियात हमल के दौरान सर दर्द, कमर के दर्द या जोड़ों के दर्द, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कहते हैं, को आराम देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि बहुत सी दस्तयाब एनाल्जेसिक हमल के दौरान महफूज नहीं समझी जाती, तो कुछ हमल के दौरान महफूज भी समझी जाती हैं। पैरास्टामोल या पैनाडोल देते हैं बेटा हमल के दौरान, या स्पारडेक्स वगैरह देते हैं। स्पारडेक्स वो हमल के दौरान महफूज दाफ़े दर्द अद्वियात में आती हैं। पैरास्टामोल आ गई बेटा, पैरास्टामोल भी ये दाफ़े दर्द अद्वियात है। मैंने अभी बताया अगर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें तो महफूज है, इसलिए मिडवाइफ को चाहिए कि हमल में इस दवा को मौजू तरीन समझ कर तजवीज़ करे, जबकि ज़्यादा मकदार में यह माँ बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह है क्योंकि जिगर में ख़राबी पैदा करती है। फिर आ जाएगी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात, NSAIDs इसको कहेंगे बेटा। ये भी जो हैं दाफ़े दर्द अद्वियात हैं और ये सोजिश भी कम करती हैं। ये दवाइयाँ जैसे आइबोब्रोफिन है बेटा, और एंडोमेथासिन और वोल्ट्राल हो गई, पहले 3 महीनों में मुकाबलतन महफूज हो सकती हैं। यानी पहला ट्राइमेस्टर है, पहले 3 महीने पहला ट्राइमेस्टर, अगले 3 महीने दूसरा ट्राइमेस्टर और लास्ट वाले 3 महीने तीसरा ट्राइमेस्टर है। तो पहले ट्राइमेस्टर में ये महफूज हैं बेटा, लेकिन बच्चे में गर्दन के अफ़ाल को ख़राब कर सकती हैं। फीटस के दिल की डक्स आर्टरियोसिस को वक़्त से पहले बंद कर सकती हैं और इसकी आंतों में निक्रोटाइजिंग जो इंट्रोकोलाइटिस है और दिमाग में इंट्रासेरिब्रल हेमरेज है उसको कर सकती हैं। यानी दिमाग के अंदर बच्चे के दिमाग में ब्लीडिंग हो सकती है और आंतों में इंट्रोकोलाइटिस हो सकती हैं, आंतें भी बंद हो सकती हैं और दिल की नालियाँ डक्टस आर्टरियोसिस यानी वो भी बंद हो सकती हैं बच्चे के अंदर। तो इसलिए ये पहले 3 महीने में ही महफूज समझी जाती हैं, उसके बाद ये आप नहीं देंगे, ठीक है। और दूध पिलाने वाली माओं में इनका इस्तेमाल महफूज है। अगर बच्चा पैदा हो गया और दूध पिला रही हैं और फिर भी पेन का सामना, तो फिर ये दे सकते हैं। यानी हमल के पहले 3 महीनों में और बच्चा पैदा होने के बाद जब माएँ दूध पिला रही हों तो ये अद्वियात दी जा सकती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAIDs। और इनके अंदर वो हैं कौन सी बेटा? ये कौन सी? आइबोब्रोफिन, एंडोमेथासिन और वोल्ट्राल वगैरह। ओपिएट एनाल्जेसिक बेटा ये भी आपकी दाफ़े दर्द अद्वियात हैं, लेकिन इनमें नींद है। ओपियम कहते हैं अफ़ीम को, इनमें अफ़ीम शामिल है बेटा, इसलिए ओपिएट कहते हैं इनको। ओपिएट एनाल्जेसिक जैसा कि पैथाइडीन, मार्फिन और डाईमार्फिन, कोडीन, डाईहाइड्रोकोडीन, ये नाम याद कर लेने, ये सारी ओपिएट एनाल्जेसिक है, इनसे सुकून भी आता है। शदीद बीमारी की हालत में मुख्तसर अरसे के लिए इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। मुख्तसर अरसे के लिए क्यों बेटा? अगर ज़्यादा आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इनसे आदत पड़ सकती है और फिर आदी हो जाएगा बंदा, जैसे नशे का आदी हो जाता है। इसलिए ऐसी ओपिएट एनाल्जेसिक का बंदा आदी हो जाता है, खाएगा तो सुकून आएगा, नहीं तो सुकून नहीं आएगा। लेकिन लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करने से पैदाइश के बाद बच्चे में वही अलामात ज़ाहिर होती हैं जो कि एक आदी नशई में दवा ना मिलने पर होती हैं, वो नशे का आदी हो जाएगा बच्चा। अगर लेबर के दौरान ये अद्वियात बड़ी मकदार में दी जाएँ तो नौमौलूद का सांस सुस्त होने का ख़तरा भी हो सकता है।
बच्चा ऐसा होगा भी सांस लेना ही भूला हुआ होगा और उसकी डेथ हो जाएगी, अल्लाह ना करे। तो ये बहुत बहुत कम ही इस्तेमाल करनी है आपने ऐसी। फिर आ जाएगी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वही बेटा पहले भी आई है एंटीबायोटिक और दोबारा उसने बता दी हैं। जैसे पेंसिलिन आ गई, अगर एलर्जी हो तो मुतबादल दवा इस्तेमाल करें। पेंसिलिन से अक्सर लोगों को एलर्जी होती है। तो बेंजाइल पेंसिलिन है, फिनोऑक्सी मिथाइल पेंसिलिन है, एम्पिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन और एमोक्सिक्लेव, जो कि ऑगमेंटन के नाम से बाज़ार में दस्तयाब है, और फ्लोक्सोसलिन भी है। ये सारे के सारे जिनके साथ सलीन 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 लगता है बेटा, ये क्या है, सारी एंटीबायोटिक हैं। और फेलोस्पोरिन भी है, एरिथ्रोमाइसिन भी है, ट्राईमेथोम्रिम। और ये हमल के पहले 3 महीनों में इस्तेमाल से इनका परहेज़ करना है। फिर आ जाएगी बेटा एस्प्रिन, जिसको हम डिस्प्रिन कहते हैं। ये डिस्प्रिन, लोप्रिन, एस्कार्ड इन नामों से आती है बेटा। एस्प्रिन एंटी प्लेटलेट आमिल है, यानी ये खून को पतला करती है बेटा। प्लेटलेट खून को गाढ़ा करते हैं और प्लेटलेट को कम करने वाली एंटी प्लेटलेट कहलाएगी। एंटी प्लेटलेट यानी प्लेटलेट खुलियों को इकट्ठा होने को रोककर खून को जमने के अमल को रोक देती है, यानी खून जमता नहीं है इससे। एंटी प्लेटलेट खासियत की वजह से इसकी नॉर्मल मिकदार भी माँ, फीटस और बच्चे के बाद और पैदाइश के बाद जो नौमौलूद है, इसमें खून रिसने का ख़तरा बढ़ा देती है। इसलिए इनको भी कम इस्तेमाल करना है, एस्प्रिन को भी। इसलिए हमल के दौरान इसका इस्तेमाल ममनू है, लेकिन कम मिकदार रोज़ाना यानी 75 मिलीग्राम में ये हमल के दौरान और इन औरतों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है जिन्हें थ्रोम्बोफीलिया हो। थ्रोम्बोफीलिया क्या होता है बेटा, उनकी जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो पैरों की रगें हैं वो फूल जाती हैं और उनमें खून के क्लाट लोथड़े जम जाते हैं। तो उन औरतों को ये 75 मिलीग्राम आप दे सकते हैं, ठीक है। होने का मरूसी ख़तरा हो, मरूसी ख़तरा मीन उनके विरासत में उनको मिला हो, उनके ख़ानदान के पहले भी औरतों को ऐसा कुछ ना कुछ सामना रह चुका हो, तो ऐसी औरतों को आप 75 मिलीग्राम ये डिस्प्रिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। बार बार इसकात हमल होता हो, बार बार इसकात हमल यानी हमल गिर जाता हो, मिसकैरेज या जिसको हम अबॉर्शन कहते हैं वो होता हो, ऐसी औरतों को। और प्री-क्लैम्पशिया कहते हैं दौरे पड़ने से पहले की जो सूरत हाल हैं उनकी रोकथाम करनी हो, और फिटस के अफजाइश के रुकने का तदारक करना हो, यानी फिटस बच्चा जो माँ के पेट में है उसको खुराक खून से ही मिलेगी, और खून अगर गाढ़ा हो तो वो खून ठीक से नहीं पहुँचेगा, तो उसकी बच्चे की नशोनुमा भी ठीक से नहीं होगी। तो इसलिए खून थोड़ा सा पतला करें ताकि उस बच्चे में भी सर्कुलेट करता रहे और उसकी नशोनुमा होती रहे। तो अगर ये सारे ख़तरात मौजूद हों तो आप दे सकते हैं। और जिस्म पर इनके एंटीप्लेटलेट असरात एस्प्रिन खाने के 10 दिन के बाद तक रहते हैं और खून रिसने का वक्त बढ़ जाता है। इसी वजह से डिलीवरी से 3-4 हफ्ते पहले एस्प्रिन का इस्तेमाल बंद करने से इससे होने वाली पेचीदगियों को रोका जा सकता है। अगर आप डिस्प्रिन या लोप्रिन उसको दे रहे हैं तो डिलीवरी से, बच्चे के पैदा होने से 2-3 हफ्ते पहले इसका इस्तेमाल रोक दें। फिर आ जाएंगे बेटा टोकोलेट्स मैंने बताया था, ऐसी अद्वियात जो बच्चादानी में होने वाली जो गैर महफूज दर्दें हैं उनको रोकने के लिए यूज़ होती है। तो अगर खुदा न खास्ता दर्दें वक़्त से पहले शुरू हो जाएं तो उनको रोका जाता है ताकि बच्चे ज़ाया होने से बच सके। तो ऐसी अद्वियात क्या कहलाती है, टोकोलाइट्स। ये वक़्त से पहले शुरू होने वाले जो लेबर है, लेबर पेन कहते हैं, दर्द ज़े जो बच्चे की पैदाइश के लिए दर्दें शुरू होती हैं उसको लेबर पेन कहते हैं। तो जो वक़्त से पहले लेबर शुरू हो गया उसमें यूट्रस के सिकुड़ने के अमल को रोकने के लिए हामला औरत को दी जाती हैं। अगरचे ये बेनुक्स नहीं हैं लेकिन कम अरसे के लिए इनका इस्तेमाल मुफीद है, यानी औरत को ऐसे मरकज़ सेहत तक पहुँचाने तक जहाँ नामौलूद की देखभाल के इंतज़ामात हों, और फिर कार्टिकोस्टेरॉइड देने से 48 घंटे पहले ये टोकोलेट्स दी जा सकती हैं। तो ये इनकी अक़साम है बेटा टोकोलेट्स की। ये बीटा सिम्पैथोमाइटिक्स, ये इनमें राइटो ड्रीन आ जाएगी और ट्रेब्यूटालीन आ जाएगी और सालब्यूटामाल आ जाएगी। सालब्यूटामाल तो सांस के जो मरीज़ होते हैं उनके जो स्प्रे होते हैं जो सांस के लिए लेते हैं उसमें भी मौजूद होता है। औरतों में इनके आम मुज़र असरात ये हैं, अगर ये दे भी दी तो आपने ये तेज़ धड़कन महसूस होगी, हाथ कँपाना, कह आना, उल्टी आ जाएगी, सर दर्द, प्यास लगना, बेसुकूनी, सीने में दर्द और सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, धड़कन तेज़ हो सकती है, खून में शुगर की सतह भी बढ़ सकती है, ख़ास तौर पर इन औरतों में जिन्हें ज़ियाबतीस यानी शुगर हो, इसलिए शुगर की सतह की देखभाल करना ज़रूरी है। इन औरतों में एक बहुत अहम पेचीदगी डायबिटिक कैटिको एसिडोसिस हो सकती है। इसमें इंसुलिन की नामुनासिब सतह की वजह से खून में शुगर बढ़ जाती है और खून में ऑर्गेनिक एसिड और कीटोन्स जमा हो जाते हैं। सीरम
ये खून के अंदर जो पीला पानी है उसको सीरम कहते हैं। ज़र्द स्याह जो खून में से अलग हो जाता है उसमें पोटाशियम की मिकदार भी कम हो सकती है, इसलिए यूरिया और दीगर मरकबात यानी इलेक्ट्रोलाइट्स पर भी नज़र रखनी चाहिए। ये अगर दिए आपने, इन अहम मुज़र असरात की वजह से दवाई देते वक्त खसूसी देखभाल की ज़रूरत होती है, इसलिए कम से कम खुराक में ये दवाई अस्पताल में ज़ेर निगरानी देनी चाहिए। मसलन यूट्रस की गैर महफूज मामूली हरकत यानी सुकड़ाव को ख़त्म करने के लिए राइटोड्रिन आईवी इन्फ्यूजन किसी माया में शामिल करके किसी मुनासिब शराब पर कतरे वरीद में दाखिल करना, इसके तौर पर मुमकिन कम से कम शराब पर कम तरीन मिकदार में दी जाती है। ये यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी सारे हैं बेटा। इंतहाई महफूज तरीके से देनी है अस्पताल में और देनी भी अपनी निगरानी में ही है। फिर आ जाएगा एनएसएड्स है, ये भी जो है आपकी टोकोलेट्स हैं। एनएसएड्स की मिसाल एंडोमेथासिन और टोकोलेटिक आमिल के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ये माँ और बच्चे दोनों में मुज़र असरात पैदा करती है, यानी ख़तरनाक। देखो बेटा, दवाई का काम भी बता दिया और ख़तरनाक असरात लाजमी फ़ौरन ही बता रहे हैं वो, ताकि आप इन चीज़ों से भी मुहतात रहें। माँ में मुज़र असरात ये हैं: निज़ाम से खून रिसना, मैदे का अल्सर यानी मैदे में ज़ख़म हो जाना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी उसकी खून जो टांगें हैं, टांगों के अंदर किसी रगों में खून के लोथड़े जम जाने से खून का रुक जाना, जिससे बहुत ज़्यादा रगें फूल जाती हैं, तो इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसिस कहते हैं बेटा प्लेटलेट्स को, खून के जो खुलिये होते हैं 3, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल का काम ऑक्सीजन लेके जाना है, वाइट ब्लड सेल का काम जरासीमों से लड़ना होता है, और प्लेटलेट्स का काम होता है खून को जमने में मदद देना और आपकी खून की नालियों को खोल के रखना। लेकिन अगर खून इतना ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइट यानी वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हो जाए, प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाएं, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट होता है, तो उससे खून की रगों में लोथड़े बन सकते हैं खून के, और खून की नालियाँ ब्लॉक हो सकती हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल है, यानी खून में थ्रोम्बोसाइट्स की कमी और एलर्जिक रद्द-ए-अमल हो गया है, तो ये गुर्दों के फ़ाल को भी मुतासर करती हैं। और अगर माँ ये अद्वियात एक लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करे तो बच्चे पर मुज़र असरात पड़ते हैं। अद्वियात ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करे तो बच्चे पर मुज़र असरात पड़ सकते हैं। ओलिगोहाइड्रामनियास यानी बच्चे के गिर्द जो पानी की थैली है उसमें पानी कम हो जाएगा, बच्चे के गुर्दों में नुक्स हो सकता है। डक्टस आर्टरियोसिस का वक़्त से पहले बंद हो जाना, यानी डक्टस आर्टरियोसिस होती है बेटा खून की ऐसी नाली है जो बच्चे के अंदर फेफड़ों में खून कम जाने देती है और उसका डायरेक्टली बहाव फेफड़ों की बजाय पूरी बॉडी में करवाती है। वो डक्टस आर्टरियोसिस है और वो पहले ही बंद हो जाएगी और खून जो है बच्चे के फेफड़ों में जाना शुरू हो जाता है, और बच्चे के फेफड़े इतने डेवलप नहीं हुए होते जिससे नुकसान हो सकता है। और दिमाग में खून रिसना और नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइट्स यानी आंतों को खून की फराहमी कम हो जाएगी और इनका सूज जाना, तो ये हो सकते हैं एंटासिड से। फिर आ जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ गई, जिस मसलन नाइफेडापिन, ये कुछ दीगर अवामिल की निस्बत इनके मुज़र असरात कम है। ये अद्वियात मुँह के ज़रिए दी जाती हैं, इनसे माँ में ब्लड प्रेशर बहुत से ज़्यादा कम होने का एहतमाल होता है। फिर आ जाएंगे मैग्नीशियम सल्फेट, माँ में चेहरे वगैरह का रंग सुर्ख हो जाना, मतली, उल्टी आना, मतली कहते हैं बेटा उल्टी आने की कैफियत, क्या उल्टी आ भी जाना, धड़कन महसूस होना और सर का दर्द आम मुज़र असरात हैं। मैग्नीशियम की सतह पर नज़र रखना ज़रूरी है क्योंकि खून में मैग्नीशियम की मिकदार बढ़ने का ख़तरा होता है, जिसको हाइपर मैग्नीशिया कहते हैं, जिसकी वजह से सांस सुस्त पड़ सकता है। फिर आ जाएगा ऑक्सीटोसिन या एंटागोनिस्ट, जैसा कि एटोसिबान। ये अद्वियात का नया ग्रुप है जो दीगर अद्वियात की तरह ही मौसर है, लेकिन इनके मुज़र असरात कम हैं। तो बेटा ये सारी की सारी कौन सी थी, टोकोलैटिक अद्वियात। फिर आ जाएगी मैग्नीशियम सल्फेट, वो हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए हमारा ये लेक्चर इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ये अद्वियात आज हमने आधी पढ़ ली हैं, आधी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।